नमस्कार, मैं अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का खास प्रोग्राम सटीक इलाज, जहां हम अलग अलग बीमारियों के बारे में अलग अलग डॉक्टर से चर्चा करते हैं और लेते हैं उनसे सटीक जानकारी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुग्रह दुबे जी। स्वागत है सर हमारे इस खास प्रोग्राम सटीक इलाज में। धन्यवाद। जी सर। सर, आज के दौर में लोग छोटी छोटी बीमारियों में भी दवा की तरफ जल्दी क्यों भागते हैं, और क्या यह शरीर की प्राकृतिक रोग और प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है? जल्दी तो अब ये हो गया है कि नए ज़माने के हिसाब से बीमारियां जो हैं बहुत तेज़ी से असर करती हैं। और जब हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि ज़रा सा कुछ हुआ, जिम गए, वहाँ पे हार्ट अटैक आ गया, व्यक्ति नहीं बच पाया, घोड़ी पे जा रहे थे शादी के लिए, वहीं पे दूल्हा ख़त्म हो गया। तो इस तरह की जब चीज़ें देखते हैं तो एक भय बन जाता है पब्लिक में कि बीमार हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1-2 दिन में अगर आपको अपने घरेलू इलाज से आराम नहीं पड़ रहा तो तीसरे दिन तो चले ही जाना चाहिए। आपके अनुसार कोरोना महामारी के बाद से जनरल मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव आपको क्या लगता है, क्या आया है सर? डायबिटीज़ बढ़ गई है लोगों की। जी। और कुछ दवाइयाँ जो कॉमनली एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाइयाँ थी जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई, तो उन्होंने जो नॉर्मल जो उनका असर था वो उन्होंने कम कर दिया, उसके प्रति रेजिस्टेंस आ गया। जी। जो गले के इन्फेक्शन हुआ करते थे स्ट्रेप्टोकोकस के, उसमें जो एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छा काम करती थी, उसमें उसका जी। रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। जी सर, आम तौर पर आजकल देखा जाए तो अगर किसी इंसान को कुछ भी छोटा सा सर दर्द भी हो गया तो तुरंत या तो पीसीएम लेता है या फिर पेन किलर लेता है। क्या यह लेना सही है, ये वाली दवाई पीसीएम या फिर पेन किलर? अगर दर्द इस लेवल का है, इतना ज़्यादा दर्द है कि आपसे सहा नहीं जा रहा है, या उसके संग कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे देखने में दिक्कत हो रही है, हाथ पैर में कहीं कमजोरी महसूस हो रही है, मुंह में तिरछापन आ रहा है, खाना गटकने में, बोलने में कोई तकलीफ हो रही है, देखने में कोई समस्या हो रही है, तो ज़रूर डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए। हम आते हैं कि आजकल एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके दुष्प्रभाव को लेकर आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे सर? चेतावनी यही है, उसके लिए हिंदुस्तान पूरे विश्व में जो जितने भी डॉक्टरी संस्थाएं हैं उन सब एसोसिएशन में सब जगह हिंदुस्तान बदनाम है, क्योंकि हिंदुस्तान में डॉक्टर ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे मरीज की भी अपेक्षा ये होती है कि जल्दी हमको ठीक कर दो। मरीज जांच नहीं कराना चाहता है। अगर हम कल्चर लिखेंगे तो आदमी सोचता है एंटीबायोटिक वो मेडिकल स्टोर से लेके खा लेता है, वो जांच करा के कल्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या तो है, विरोधाभास भी है। तो ज़्यादातर लोगों डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि वायरल फीवर्स में एंटीबायोटिक न दिया करें, कम से कम दिया करें, जब जरूरी हो तभी दें और कल्चर्स के आधार पर ही दें। सर, आजकल देखा जाता है, आज भी देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञों की भारी कमी है, और इसका समाधान क्या हो सकता है सर? ये तो मेरे लिए एक क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। भारत सरकार के लोगों से अपने को पूछना पड़ेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा कि वो डॉक्टरों की पोस्टिंग के लिए क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ सुविधाएं दे रहे हैं, क्या डॉक्टर क्यों नहीं जाने को तैयार है ग्रामीण जगहों पे। जी सर, आपकी क्या राय हो सकती है इस सवाल पे सर? अच्छी सुविधा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो आदमी जाएगा, अच्छी सैलरी मिलेगी तो जाएगा। सुविधाएं होंगी, बिजली नहीं होगा, वहाँ दवाइयाँ नहीं होंगी। अगर आपने देखा होगा अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज आई थी ग्रामीण डॉक्टर करके, तो उसमें देखेंगे आप कि उस व्यक्ति की पोस्टिंग होती है एक डॉक्टर की, तो वो जाता है वहाँ तो पूरा जो जो वहाँ का पीएचसी है वो बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ है जहाँ कोई काम ही नहीं कर सकता है। तो बड़ी समस्याएं होती हैं इस तरह से काम करने में लोगों को। और अगर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी सैलरी पैकेजेस होंगे, और पूरा अकेला डॉक्टर ही नहीं, बाकी लोग भी वहाँ पोस्टेड होंगे, टेक्निकल स्टाफ होगा, लैब होगा, सब लोग नर्स होंगी, तो क्यों नहीं कोई डॉक्टर जाके काम करना चाहेगा। जी। जी सर। सर, बात करते हैं हम कि आजकल के मौसम की। आजकल के मौसम में ज़्यादातर लोगों को या तो पीलिया हो रहा है या तो टाइफाइड हो रहा है सर। सर, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? हाँ, ये समय अभी क्या हुआ है कि बारिश आ चुकी है, मानसून आ गया है, और अभी हम लोग बहुत सारे मरीज ऐसे देख रहे हैं जो लूज मोशन और उल्टी दस्त बुखार के संग भर्ती हो रहे हैं। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे वाटरी डायरियाज हैं। तो जो वायरल डायरियाज भी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है। कुछ केसेस हमने डिसेंट्री के भी देखी हैं, खूनी दस्त जिसे बोलते हैं हम, खूनी आँव आती है, वो वाले पेशेंट्स भी हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स देना पड़ती है। तो ये सब मरीज अभी काफ़ी ज़्यादा मामला देखने को मिल रहा है। मेरी सलाह इसमें यही है कि कच्ची चीज़ें ना खाएं, बाहर की चीज़ें खाने से बचें। ये पानी मिक्स हो जाता है, जो पीने का पानी में जो बहता हुआ गंदा पानी जा रहा होता है वो बारिश के बाद मिक्स हो जाता है। तो ऐसे पानी को हमेशा, पानी जो भी पिएं आप उबाल के पिएं, बाहर का खाना
पानी से बचें। और इस समय पीलिया भी इसकी वजह से आ रहा है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई के भी केसेस बढ़े हैं। ये तो काफ़ी पेशेंट्स हमने देखे हैं। तो ये इसका मुख्य कारण है, फीको ओरल रूट से फैलता है, जो सीवर का पानी लीकेज होता है, बारिश के पानी में मिलके पीने के पानी में चला जाता है। जी सर। सर ये जो बीमारियां हैं इनका पता हम कैसे लगा सकते हैं ताकि हमको पहले से चेतावनी मिले कि हमको ये होने वाला है, हमको डॉक्टर पे जाना चाहिए? नहीं, आप पहले से नहीं इसको लगा सकते पता। ये तो बीमारी होगी, बुखार आएगा, उल्टी दस्त होगी, तो आपको अस्पताल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, टेस्ट कराने हैं। टेस्ट में करा के उसके बाद पूरा इलाज लेना है। आप जो कर सकते हैं, जनरल पब्लिक जो कर सकती है वो ये कि आप बाहर के खाने पीने की चीज़ों से बच सकते हैं। साबुन से हाथ धो के खाना खाइए और कच्ची चीज़ों से खासतौर पे बचिए। कोई पका के ही चीज़ें लें। अगर आपके पास आरओ का पानी नहीं है, स्वच्छ पानी का सोर्स नहीं है, तो पानी को उबाल के पिएं। सर जो हम डिसेंट्री की बात करते हैं, जो आपने खूनी पेचिस बोली, तो जो खूनी पेचिस है और जो बवासीर है इसमें क्या फर्क होता है सर? नहीं, बवासीर का मतलब अपन पाइल्स से लगाते हैं। पाइल्स मतलब हेमरॉइड्स होते हैं, वो मस्से होते हैं लैट्रिन की जगह पे। अंदरूनी भी होते हैं, बाहरी भी होते हैं। इंटरनल हेमरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं, इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं। वो अलग समस्या है। वो लैट्रिन जाते हैं तो उसके संग खून आता है। और एक होता है खूनी दस्त, पेचिश होना, मतलब जब अपने को बहुत सारे दस्त लगते हैं, पेट में मरोड़ होती है, दर्द होता है, ऐंठन होती है पेट के अंदर, और फिर लैट्रिन जाते हैं तो थोड़ी सी लैट्रिन होती है लेकिन चिकनी चिकनी फसूकर वाली म्यूकोसी स्टूल्स होते हैं, खून भी आता है उसके संग, पस भी आता है कभी कभी उसके संग। तो इस तरह की मोशंस होते हैं उसमें। वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। तो उसके अंदर ईकोलाई है, उसके अंदर शाइजेलोसिस होती है। ये सब बीमारियां हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं, उसकी वजह से होती है। तो एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट्स वगैरह भी हैं, उससे भी होता है। जी सर। सर बात करें हम पीलिया और टाइफाइड की, तो क्या कुछ इसके लक्षण हो सकते हैं जिससे हमें जल्दी पता लगे कि हमें ये बीमारी होने वाली है? पीलिया के अंदर इन्फेक्टिव वायरल हेपेटाइटिस है तो तेज बुखार आएगा शुरुआत में, भूख कम हो जाएगी, और कुछ दिन बाद आपको लगेगा चेहरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा है। बाद में समझ में आएगा कि आंखें भी पीली हो रही हैं और शरीर भी पीला हो रहा है, और पेट फूलेगा। ये सब चीज़ें होती हैं। शुरुआत में तेज बुखार आता है। और ये सब जब चेक कराने जाएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, तो SGOT SGPT काफ़ी बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि इसमें ऐसा होता है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए और ई में भी। टाइफाइड में क्या है कि शुरुआत में एकदम से आपको तेज बुखार नहीं होगा, धीरे धीरे करके बुखार बढ़ेगा। उसमें पेट में दर्द, उल्टी दस्त उसमें भी हो सकती है। और सेकेंड वीक में उसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। पेट में दर्द होना और उल्टी दस्त होना एक मेजर एक फीचर है टाइफाइड इलनेस का। और बुखार आएगा, बुखार एकदम तेज़ी से हाई ग्रेड नहीं आएगा, 2-3 दिन तक हल्का रहेगा, फिर 3 दिन के बाद फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर और थोड़ा बढ़ेगा। तो जाके टेस्ट कराना चाहिए। और आजकल तो टाइफाइड और पीलिया की जांच, लिवर फंक्शंस और हेपेटाइटिस, ये सारी, मलेरिया, ये सब जांच आजकल तो हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं लैब्स खुली हुई हैं, कहीं भी आप करा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में सब जगह, PHC CHC में जांचें अवेलेबल हैं, सब जगह जांचें कराई जा सकती हैं। जी सर। सर क्या जो ये बीमारियां हैं इनसे हमें उल्टियां, जो वोमिटिंग है वो हो सकती है, और जो कहते हैं कि खूनी उल्टी, तो क्या उसका भी डर रहता है कहीं ना कहीं? उल्टियाँ बिल्कुल हो सकती हैं, टाइफाइड में भी हो सकती हैं, हेपेटाइटिस में भी हो सकती हैं, कोई भी बुखार में भी उल्टी हो सकती हैं। खूनी उल्टी के कारण अलग होते हैं, खूनी दस्त के कारण अलग है, खूनी उल्टी के कारण अलग है। तो जो मैंने बताया, डिसेंट्री हो सकती है, शाइजेलोसिस बोला, इसमें लूज मोशन में खून जा सकता है। और जो आपने बोला हेमरॉइड्स, तो उसमें मस्सा होता है लैट्रिन की जगह पे, वो फूल जाता है और वो पंचर हो जाता है, तो उसमें वीनस कॉलम्स होते हैं, उससे ब्लड जाता है, तो वो हेमरॉइड्स होते हैं, वो अलग चीज़ है। खूनी उल्टी होने का कारण है कि या तो हमारे पेट में अल्सर हो गए, पेट में छाले हो गए, या हमें कहीं ना कहीं क्रॉनिक लिवर डिजीज विद पोर्टल हाइपरटेंशन की बीमारी है। कई लोग जो शराब का सेवन पहले से कर रहे होते हैं, उनके लिवर में कमजोरी होती है, उसमें भी पोर्टल हाइपरटेंशन होकर पेट में मस्से फूल जाते हैं, उसमें खून की उल्टी हो जाती है। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ड्यूडेनल अल्सर्स, इनमें खून की उल्टी ज़्यादा देखी जाती है। जी सर। हमारे जो ये अंदरूनी जो बॉडी पार्ट्स हैं, तो उन पे क्या फर्क पड़ता है इन बीमारियों से? क्या वो आगे जाके घातक साबित हो सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खून जी। की उल्टी को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तुरंत अस्पताल में जाके अपनी सारी जांचें करा के भर्ती होकर जांच करानी चाहिए। जी सर। जैसे कहते हैं सर पीलिया में या टाइफाइड में कि आपका लीवर बढ़ चुका है, आप लीव 52 खाइए, तो क्या कुछ ये असर डालता है लीवर पे सर? लिव 52 एक
आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें जो टॉक्सिटीज हो रही होती हैं उसको कम करने में ये आयुर्वेदिक दवा दी जाती है। तो मैं तो मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, तो मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ कमेंट करूँ लीव 52 के ऊपर, लेकिन हाँ मैंने प्रचलन में देखा है, मैंने बचपन में भी खाई है और मेरे को तो लीव 52 से फ़ायदा ही हुआ है, तो मैं तो उसके अगेंस्ट में नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये ली जाती है। जो भी दवाई लेनी है, चाहे आप आयुर्वेदिक लें चाहे एलोपैथिक लें, आप अपने डॉक्टर की सलाह से लें। जी सर। सर मलेरिया की हम यहाँ पे बात करते हैं कि मलेरिया क्या ये फैलता है या फिर ये मच्छरों के काटने से ज़्यादा हो सकता है या गंदगी कुछ? मलेरिया तो देखो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और अ, मच्छर के काटने से एक मरीज को काटता है मच्छर, उससे खून जाता है उसके पेट में, फिर वो दूसरे मरीज को काटता है, उससे वो ट्रांसमिट करता है। तो मलेरिया का जो मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलीज, वो एक वेक्टर है, पॉजिटिव एजेंट नहीं है। पॉजिटिव एजेंट जो है वो मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट भी कई प्रकार के होते हैं, वाइवेक्स होता है, फाल्सीपेरम होता है, मलेरी होता है, ओवेल होता है, 4-5 प्रकार के होते हैं। इंडिया में फाल्सीपेरम और वाइवेक्स दो प्रकार के ज़्यादा देखे जाते हैं। इनमें से किसी किसी से, जैसे फाल्सीपेरम से दिमागी बुखार होने की भी संभावना रहती है। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया दोनों से ही हो सकते हैं, फाल्सीपेरम से भी हो सकता है और वाइवेक्स से भी हो सकता है। इसके लिए ये है कि पूरे कपड़े पहने, अभी बारिश के बाद का जो सीज़न आएगा उसमें मच्छर आ जाएंगे, तो आपको पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, फुल पैंट पहनना चाहिए, सोते समय मच्छरदानी में सोना चाहिए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, घर के आसपास पानी इकट्ठे होना नहीं देना चाहिए, मच्छरदानी लगाएं, ये सब कर सकते हैं। जी सर। और क्या कुछ इसके घरेलू उपाय हो सकते हैं कि जो घर में जो हम मेडिसिन तैयार कर सकते हैं? घरेलू उपाय वही है, बचना है। देखो जी। मेरी बात सुनो, इसमें क्या है, घरेलू उपाय घरेलू इलाज नहीं होता मलेरिया का। कोई मलेरिया हो गया तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। जो अपन कर सकते हैं घर पे घरेलू, ये है कि अपन उससे बच सकते हैं। बचने का मैंने पहले ही बता दिया आपको, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनो, पूरा फुल पैंट पहनो, मच्छरदानी में सो, मॉस्किटो रेपेलेंट लगाओ, घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दो। ये नॉर्मल कोई भी आदमी कर सकता है। लेकिन अगर आपको तेज बुखार आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कपकपी देकर बुखार आ रहा है, तो फिर कोई घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए, उसमें सेहत बिगड़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। सर बात करते हैं यहाँ पे हम मच्छरों से जो बचाव करते हैं जिससे मच्छर आते नहीं है, जैसे ऑल आउट हो गए, और आजकल तो अगरबत्ती भी आ रही है जिसके धुएं से मच्छर भाग रहे हैं। क्या वो इंसानों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है या नहीं सर? बिल्कुल, उसमें जो अगरबत्ती है वो धुआं पैदा करती है और उससे एलर्जी हो सकती है। एलर्जी होने के चांसेस ऑल आउट और जो बाकी रेपेलेंट्स हैं उनसे भी हैं, लेकिन उनसे कम है क्योंकि उसमें स्मोक कंटेंट कम होता है। तो जो लोग दमा के मरीज हैं, जिन लोगों को अस्थमा है, उनको ये अगरबत्ती धूपबत्ती नुकसान कर सकती हैं। तो ऐसे मरीजों को ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, ओडोमॉस ऑइंटमेंट, या इस तरह से मॉस्किटो रेपेलेंट लिक्विड्स में भी आते हैं। छोटे बच्चे उनके कपड़ों पे लगा दीजिए और उनको पूरे आस्तीन के कपड़े पहनाइए, मोजे पहनाइए, जूते पहनाइए, पूरा पैंट पहनाइए। और घर में खिड़की दरवाज़ों पे भी आप मच्छरदानी लगा सकते हैं, और सोते समय ज़रूर मच्छरदानी के अंदर सोइए। न सिर्फ मच्छरों से मच्छरदानी आपका बचाव करेगी, बल्कि बारिश के बाद आने वाले सांप बिच्छुओं से भी मच्छरदानी के अंदर सोने से आप बच सकते हैं। मेन कौन से बॉडी पार्ट्स को अपने प्रभावित करते हैं अगर मलेरिया हो जाए तो? मलेरिया का जो पैरासाइट है वो ब्लड में जाने के बाद ब्लड में डिवाइड करता है, इसके साथ साथ वो लिवर में अपना घर बनाता है, तो इसलिए भूख कम हो जाती है, खाना पचाने में दिक्कत होती है। मलेरिया का पैरासाइट पूरे ब्लड में घूम सकता है, लिवर में एक उसका परमानेंट घर बन जाता है, तो वो दोबारा दोबारा बार बार मलेरिया पैदा करता है। दूसरी बात, कभी कभी ये दिमाग में चला जाता है तो ये सेरेब्रल मलेरिया पैदा करता है, जिसे दिमागी बुखार कहते हैं, जो कि बहुत ही घातक होता है। कॉम्प्लिकेट होने पे ये किडनी फेलियर भी करा देता है, पेशाब आनी भी कम हो जाती है, डार्क कलर की पेशाब आती है फिर बंद हो जाती है। तो इस तरह से कई अंगों पे मलेरिया प्रभाव डालता है। जी सर। सर पेशाब की हम बात करते हैं यहाँ पे, कई लोगों को अलग अलग जो रंग रंग की पेशाब है वो आती है। क्या ये किसी हानिकारक चीज का साबित हो सकती है ये चीज? किसी को पीली आना, किसी को लाल, देखो अलग अलग रंग बदलता जाता है सर। कुछ तो दवाइयों की वजह से आ सकती है, जी। जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स लेंगे तो पीली पेशाब आ सकती है। कुछ टीबी की मलेरिया टीबी की दवाइयाँ चलती हैं, रिफैम्पिसिन वगैरह चलता है, तो उसकी वजह से ऑरेंज कलर की पेशाब आती है। अगर हम चुकंदर ज़्यादा खा लें, गाजर ज़्यादा खा लें, तो भी हमको ललामी युक्त पेशाब आ सकती है। इसके अलावा पेशाब के रास्ते में, किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में कहीं पथरी हो,
तो उसकी वजह से खून वाली पेशाब आती तो वो भी लाल रह सकती है। जी तो सर। ब्लैडर कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर होता है, तो उसमें भी खूनी पेशाब आ सकती है। यूरिन के इन्फेक्शन में भी पेशाब में खून आ सकता है। काली रंग की कोला कलर्ड यूरिन आ रही है तो मलेरिया में आ सकती है, किडनी फेलियर में आ सकती है। कोका कोला जैसी पेशाब हो रही है तो डार्क कलर की पेशाब है तो वो खतरे की घंटी है। सर, क्या आप मानते हैं कि नियमित हेल्थ चेकअप जनरल मेडिसिन में निवारक उपाय के तौर पर जरूरी है सर? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अ, इलाज से बेहतर है कि उसका बचाव किया जाए, पहले से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और एक समय समय पे जैसे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, वैसे ही एडल्ट के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, उसको भी लेना चाहिए। और समय समय पे अपना हेल्थ चेकअप भी कराना चाहिए। वैसे तो इसकी गाइडलाइन है, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है, अपने यहाँ उतना नहीं है, अब वी आर स्टिल डेवलपिंग। बट अगर आप किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे तो आपको ज़रूर बता देंगे कि 40 के बाद, 40 साल की उम्र के बाद आपकी क्या क्या जांच होनी चाहिए, और 60 साल के बाद क्या क्या जांच होनी चाहिए, कितने कितने समय पे आपको आंखों के चेकअप के लिए जाना है, कब आपको स्टूल ऑकल ब्लड कराना है, कैंसर के लिए जांचें करानी चाहिए 40 साल के बाद। हमेशा आपको 5-5 साल में कैंसर्स की बहुत सारी जांचें होती हैं जो आप ब्लड से करा सकते हैं, और जल्दी उनको पता कर सकते हैं। अगर जल्दी पता लग जाएगा तो आप उससे बच सकते हैं। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इनका प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, आजकल के बच्चों में एलर्जी, प्रिवेंशन खांसी और प्रिवेंशन एंड अर्ली पेट की डिटेक्शन, समस्याएं बढ़ती जा रही है। प्रिवेंशन के साथ इसका क्या साथ कारण हो अर्ली सकता है सर? डिटेक्शन। जी जी, दोबारा बोले। जी सर, आजकल के बच्चों में जो है एलर्जी, खांसी और पेट की समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है सर? तो एलर्जी तो खाने पीने की चीज़ों से होती है, और धूल धुएं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, खुशबू किसी से भी हो सकती है। इवन घर में जानवर रखते हैं अपन, पेट्स रखते हैं, उनके बाल झड़ते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, वो सांस में जाता है, उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी का कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो जनरल बातें हैं, सी फूड से एलर्जी ज़्यादा होती है, वेजिटेरियन में पीनट से, धूल धुएं से, अगरबत्ती से, सेंट से, खुशबू से, पोलन से, फूल सूंघते हैं, इन सब से दूर रहेंगे, जानवरों से दूर रहेंगे थोड़ा सा, घर में सीडन नहीं आने देंगे, सूखा रखेंगे, तो एलर्जी के केसेस कम हो जाते हैं। जी सर, आजकल के जो खान पान है, जो जंक फूड वगैरह है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? फिर ये तो सभी जानते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, सभी तरीके से नुकसानदेह है, एलर्जी भी पैदा कर सकती है। उसके अलावा आगे आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, किसी भी अंग के लिए आपका ठीक नहीं है, ये बेकार चीज़ें हैं, सबको पता है। सर, बच्चों में बुखार या सर्दी होने पर माता पिता को सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सर? तो सिंपल सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, बड़ा बच्चा है तो। बाकी आप आसपास डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जब तक कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ज़्यादा खतरे की बात नहीं होती। आमतौर पे अमूमन वायरल फीवर्स होते हैं। जब तक तेज सिर दर्द नहीं हो रहा, आंखों से देखने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, एक दो दिन आप घर पे घरेलू उपचार करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांस की तकलीफ है, आंखों में दर्द हो रहा है, देखने में तकलीफ हो रही है, सिर में बहुत तेज दर्द है, सांस लेने की तकलीफ बनती है, तो तुरंत ही जाके, कमजोरी अत्यधिक आ रही है तो डॉक्टर को जाके दिखा के चेकअप कराना चाहिए। बहुत दिन तक घर में लेट नहीं करना चाहिए, लेट करने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। एक दो दिन, 3 दिन आप देख सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इस खास प्रोग्राम सटीक इलाज में जुड़ने के लिए।